Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to continue the lecture with respect to the chapter called as the cell the unit of life. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे with respect to the ribosomes. Then we will going to continue this lecture with mitochondria as well, and then the last part will be the chloroplast. ओके तो चलो डील करते हैं अभी इस पार्ट को। राइबोसोम्स का दूसरा नाम जो है वो पैलेट पार्टिकल्स होता है। राइबोसोम सुन के ही दिमाग में उसके बारे में आप लोगों को पता होगा, याद आता होगा कि ये हमको प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें तो आपको ऑलरेडी पता होगी। लेट्स टॉक अबाउट इट्स हिस्ट्री एंड देन वी विल डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके तो देखो, इट इज आइसोलेटेड बाय क्लॉडे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ओके, एंड गेव द टर्म माइक्रोसोम। ओके तो इनिशियली राइबोसोम को क्या बुलाया जाता था? माइक्रोसोम करके बुलाया जाता था। नेक्स्ट आए रॉबिन्सन एंड देन ब्राउन। दोनों ने क्या किया? इसको डिस्कवर किया फ्रॉम द रूट सेल ऑफ द वीसिया फाबा। ओके और दोनों ने मिलकर एक नाम दिया जिसका नाम है पैलेट पार्टिकल्स। ओके तो यहाँ पे राइबोसोम को हम लोग दूसरा जो नाम है वो है पैलेट पार्टिकल्स मिला हुआ है। ठीक है, इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन को टारगेट किया जाता है। इसके ऊपर कोई भी डबल मेम्ब्रेन आपको देखने नहीं मिलेगी। ओके देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। इट इज एब्सेंट इन द मैच्योर स्पर्म यू कैन से, और इन द मैच्योर मेमलियन आरबीसी इसमें आप लोगों को नहीं देखने मिलेंगे राइबोसोम्स। अभी बात करते हैं प्लास्टिड। ओके इट इज नोन एज द प्लास्टिडो राइबोसोम्स। मतलब क्या? अगर आपको राइबोसोम प्लास्टिड में देखने मिले, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट ले लो, तो हम लोग उसको वर्ड यूज करेंगे प्लास्टिडो राइबोसोम्स। ओके यही सिनेरियो अगर हमको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने मिलेगा तो हम लोग उसके लिए टर्म यूज करते हैं माइटो राइबोसोम्स। फाइन, बाकी सारी बातें जो टर्म्स है वो काफी फेमिलियर है आप लोग उसके साथ। अभी इसके डिटेल के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखो, नॉर्मली इट इज फाउंड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड ऑन द न्यूक्लियस ऑल्सो। मतलब ये देखो, राइबोसोम जो है वो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर देखने मिलेंगे। ओके और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी देखने मिलेंगे बाहर के साइड में। मतलब ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। इफ यू गाइस हैड नॉट सीन द और लिसन द लास्ट वीडियो लेक्चर्स, तो आप पहला उसको डील कर लीजिए सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल विद द दिस लेक्चर, सो दैट आप लोग इसको काफी अच्छे से लिंक कर पाए। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो राइबोसोम जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। वन विल बी कॉल्ड एज अ 70s टाइप जो कि नॉर्मली प्रोकैरियोट्स इन ओरिजिन होते हैं, एंड 80s जो कि यूकैरियोट्स इन ओरिजिन होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा आप लोगों से या फिर ये क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम्स फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स आर डैश टाइप, तो योर आंसर शुड बी 70s टाइप। देन यूकैरियोट के रेस्पेक्ट में पूछा तो 80s टाइप। फाइन, अभी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये एस एस क्यू वर्ड यूज हो रहा है ना, ये लेटर क्यू यूज हो रहा है एस करके। तो एस जो है ये साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है स्वेडबर्ग। ओके इसको स्वेडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं, एंड इसको दूसरा टर्म भी है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ओके इसका मीनिंग का मतलब ये होता है कि रेट एट विच द राइबोसोम्स आर गोइंग टू बी सेटल डाउन। ओके द रेट एट विच द राइबोसोम्स आर गोइंग टू सेटल डाउन। नहीं समझ में आया होगा, आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखो, जैसे कि बात करें हम लोग प्रोकैरियोट्स वाले 70s टाइप के, तो ये दो सब यूनिट्स का बना हुआ रहता है। एक होता है 50s टाइप और एक होता है 30s टाइप। 50s यानी लार्जर सब यूनिट, देखो यहाँ पे मेंशन है लार्जर सब यूनिट, एंड 30s स्टैंड फॉर द स्मॉलर सब यूनिट। अभी 50s के अंदर ऐसी क्या बात है? तो देखो, ये जो राइबोसोमल स्ट्रक्चर है आपके स्क्रीन पे, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन्स। ओके आरआरएनए एंड प्रोटीन, देयरफॉर द नेम हैज बीन कम ओवर हियर राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, नाउ सी 50s की बात करें तो इसके पास 23s एंड 5s टाइप के दो ऐसे आरआरएनए मॉलिक्यूल रहेंगे। ओके मैं फिर से बोल रहा हूँ, 50s का मतलब ये होता है कि उसके अंदर 23s एंड 5s टाइप के आरआरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, वेरस 30s की बात करें तो इट इज अ स्मॉलर सब यूनिट मेड अप ऑफ 16s। ओके मेड अप ऑफ 16s टाइप ऑफ द आरआरएनए। ठीक है, ये तो हो गई बात विद रेस्पेक्ट टू द 70s वाले की, विद रेस्पेक्ट टू द 50s एंड 30s। लेकिन इसके अलावा देखो यहाँ पे मैंने क्या नोट मेंशन किया है, 60 to 65% जो है वो आरआरएनए है। मतलब 23s 5s एंड 16s साथ में मिलके इसको बोला जाता है 60 to 65% इनकी बोलते हैं ना वैल्यू प्रेजेंट है। और
इतना कंटेंट प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो बचा 100 में से 60 to 65% अगर गायब हो रहा है आरआरएनए के लिए, तो बचा क्या 35 से लेके 40% वो चले जाता है प्रोटीन के लिए। मतलब हमको पता है कि देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ द आरआरएनए, जैसे कि हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में देखे थे। आरआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है। तो आरआरएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास वो खुद आरआरएनए भी है एंड प्रोटीन भी है। समझ में आई बात? बाकी जो एमआरएनए है, टीआरएनए, उनमें कोई प्रोटीन बाइंड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, वेयर एज इन आरआरएनए देयर इज अ प्रोटीन बाइंड सब्सटेंस विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, तो ये बात समझने के बाद सिमिलरली यू विल डील विद द एटीएस। हाँ, अगर आपके माइंड में अगर आप लोग प्लस कर रहे हो इसको, जैसे कि ये 50 + 30 होता है 80, तो यहाँ पे क्यों लिखा जाता है 70s? बेटा ये वैसा नहीं है, यहाँ पे मैथ्स वाला लॉजिक बिल्कुल मत लगाना। 50 + 30 80 होता है करके, दिस इज सी 70s। मतलब ये अगर लार्जर मॉलिक्यूल की बात करूँ सेटल्ड होने की, तो उसका 50s का अपना वैल्यू होता है। और अगर छोटे मॉलिक्यूल को सेटल होने की बात करें तो उसका 30 वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन जब दोनों को कंबाइंड फॉर्म में सेटल करोगे तो 70s की स्पीड होती है, ऐसे मानोगे। ठीक है, नेक्स्ट एटीएस के बारे में बात करते हैं। सो सी, एटीएस स्टैंड फॉर 60s सब यूनिट एंड द 40s सब यूनिट। नाउ 60s जो है वो लार्जर सब यूनिट माना जाता है एंड 40s जो है वो स्मॉलर सब यूनिट माना जाता है। ठीक है, नाउ सी यहाँ पे क्या डिफरेंस है एटीएस के अंदर। तो देखो 60s वाला जो मॉलिक्यूल है जो कि लार्जर सब यूनिट है, इसके पास लार्जर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो 20s टाइप का है, 5s टाइप का है एंड 5.8s टाइप का आरआरएनए प्रेजेंट है। वेरएस अगर मैं 40s टाइप के बारे में बात करूं तो खाली 18s टाइप का आरआरएनए प्रेजेंट है। ये हो गया टोटल कितना पता है, 45% ऑफ द आरआरएनए वैल्यू विल बी प्रेजेंट इन द एटीएस टाइप ऑफ द, मतलब एक्चुअली बोलने के लिए जाऊँ तो एटीएस टाइप ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोमल में इतना कंटेंट प्रेजेंट होता है आरआरएनए का। अभी बचा क्या तुम्हारे पास 55%, तो 55% पार्ट जो है वो प्रोटीन का होगा। ठीक है, और ऐसे करके आपका राइबोसोम रेडी हो जाएगा, मतलब यूकैरियोटिक एटीएस टाइप ऑफ आरआरएनए विल बी गेटिंग रेडी। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर को लेके। तो इसका स्ट्रक्चर होता है दो टाइप का। तो एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, जो कि अभी ऑलरेडी आप समझ चुके हो कि स्मॉलर सब यूनिट के बारे में सर ने ऑलरेडी बता दिया है। और दूसरा यहाँ पे जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ लार्जर सब यूनिट। ठीक है, अब जैसे कि प्रीवियस लेक्चर हुआ था, मैंने कहा था कि लार्जर सब यूनिट जो होते हैं राइबोसोम के, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बाइंड हो सकते हैं या तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सर ये छोटा वाला कहाँ पे होता है, छोटा वाला सब यूनिट? ये नॉर्मली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, फ्रीली घूमते रहता है। ठीक है, अब सर ये जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है राइबोसोम का, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट जो होता है वो कैसे होगा? तो यहाँ पे एक राइबोफोरिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर मानो ये नीचे वाली मेम्ब्रेन जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, तो ये बीच में क्या है, ये राइबोफोरिन नाम का प्रोटीन है, राइबोफोरिन। ओके, तो वो प्रोटीन है जिसके वजह से ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल आरएनए के वहां पे अटैच रहते हैं, और जो छोटा वाला है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूमते रहता है। बस यही बेसिक सी बातें हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी। ध्यान से पढ़ो, सारी लेक्चर को आपस में कनेक्ट करो, हो जाएगा आप लोगों से। फाइन। सो नेक्स्ट, अभी सर ने यहाँ पे कुछ और भी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे लार्जर सब यूनिट जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, अंदर से देर आर टोटल 3 पार्ट्स प्रेजेंट। जो बीच वाला है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, पी साइड कहते हैं। जो उसके ठीक राइट में उसको ए साइड कहते हैं, और ठीक जो उसके एकदम लेफ्ट साइड में है पी के, उसको हम लोग कहते हैं एग्जिट साइड। क्या कहते हैं? एग्जिट साइड कहते हैं। ओके, नाउ सी, पी स्टैंड फॉर द पेप्टिडाइल साइड या फिर डोनर साइड जिसको हम कहते हैं, एंड ए स्टैंड फॉर द अमाइनो असाइल साइड जिसको हम लोग एक्सेप्टर साइड कहते हैं। ठीक है, और ई जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एग्जिट साइड। ओके, अभी ये पी ए इसको ऐसे ऐसे नाम क्यों मिले? क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो यहाँ पे एक टीआरएनए आएगा और दूसरा टीआरएनए यहाँ पे आएगा। ओके, तो दो टाइप के टीआरएनए जो है वो यहाँ पे आएंगे, एक पी साइड पे और एक ए साइड में। उसके बाद ही प्रोटीन सिंथेसिस होगा। वो कैसे होगा वो आपको फिलहाल के लिए नहीं पढ़ना है, वो हम लोग बात करेंगे कभी जब हमारा क्लास 12 का जेनेटिक्स टॉपिक चलेगा, उसमें हम लोग बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। अभी सर ये जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, छोटा वाला जो है वो साइटोप्लाज्म में घूमते रहता है, ये भी हम लोगों ने मान लिया। और यहाँ पे आप कह रहे हो कि दोनों एक साथ आते हैं। यस, मैंने बिल्कुल सही बताया है आप लोगों को, दोनों मॉलिक्यूल जो है वो एक साथ आते हैं क्योंकि उनको प्रोटीन सिंथेसिस करना है। मतलब अगर
प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली बात आती है तो दोनों मॉलिक्यूल्स को एक साथ आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मैग्नीशियम आयन जो है 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होता है, देन ओनली दिस टू मॉलिक्यूल्स विल बी कमिंग with together and they will do or you can say they will perform a process called as a protein synthesis. Okay सर, अगर मान लो ये जो वैल्यू है 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अगर ये डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी तो बेटा ये डिसोशिएट्स हो जाएंगे। ओके क्या हो जाएंगे? ये डिसोशिएट्स हो जाएंगे। और मान लो सर अगर ये इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा? 0.001 मोलर से अगर ये बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाएगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? तो बेटा ये स्प्लिट होके मतलब डाइमर फॉर्मेशंस करेंगे। क्या करेंगे? डाइमर फॉर्मेशन, मतलब एक और बार नया स्ट्रक्चर बनेगा इनमें से। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो। ठीक, तो फंक्शंस की बात करें तो इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, जो ऑलरेडी तुमको पता है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो सिंगल ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये बड़े एंड छोटे सब यूनिट के बीच में से रन कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। फाइन। और ये जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है ये ऊपर होता है और छोटा वाला मॉलिक्यूल नीचे होता है ना, तो ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स मैंने अटैच किए। जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग के साथ बता देता हूँ, मैंने 5 राइबोसोम एक एमआरएनए के ऊपर रखा है। जब एक एमआरएनए विथ मेनी राइबोसोमल यूनिट्स यू कैन सी ऑन दैट, तो हम लोग ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीराइबोसोमल स्ट्रक्चर्स। ओके क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस राइबोसोमल स्ट्रक्चर वेरी इजीली नाउ। अभी इससे क्या हो जाएगा पता है आपको? बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको बेनिफिट ये मिलेगा बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से, कि राइबोसोम जो है वो आप लोगों ने डिटेल स्ट्रक्चर कर लिया है। फाइन। कुछ थोड़ी बातें जो है वो मैंने एमआरएनए के एंड टीआरएनए के रिस्पेक्ट में आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाई है। अब सारी चीजें जो आपस में कनेक्ट करोगे ना इन द चैप्टर कॉल्ड एज अ क्लास 12 मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तो उसमें आप लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें हम लोग को यही सारी बातें कनेक्ट करके प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं लेक्चर को लेके। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हमारा नया सेल ऑर्गेनल स्टार्ट हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप लोग पहले से ही जानते होंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। राइट, तो ये पावर बनाता है, ये क्या करता है? एनर्जी बनाता है। एनर्जी कैसे प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो बाकी का इसका मेन स्ट्रक्चर है, हम लोग इसको फिर से डिस्कवर करेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको इसके ऊपर इन द चैप्टर कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वहां पे इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एज वेल एज यू विल स्टडी दिस माइटोकॉन्ड्रिया अगेन इन द चैप्टर कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ऐसे करके ये 3 चैप्टर जो है आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया समझने में मदद करेंगे। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री। इट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज कोलिकर। कोलिकर ने किसमें डिस्कवर किया था? तो इंसेक्ट के फ्लाइट मसल्स जो होते हैं ना, इंसेक्ट के जो मसल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, उनके फ्लाइट मसल्स में काफी ज्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलता है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू शुड नॉट फॉरगेट दिस लाइन। ओके, कि कोलिकर ने इसको फ्लाइट मसल्स में ऑफ द इंसेक्ट में डिस्कवर किया था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अगर मैं टर्म्स की बात करूं, अल्टमैन जो था उसने टर्म यूज किया था बायोप्लास्ट, और फीला जो टर्म था माइटोकॉन्ड्रिया के लिए वो यूज किया था फ्लेमिंग ने। एंड बेंडा जो साइंटिस्ट है उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिया था। ओके मैं फिर से बता रहा हूँ, अल्टमैन ने टर्म बायोप्लास्ट यूज किया था, फ्लेमिंग ने टर्म फीला यूज किया था, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था। फाइन। अभी देखो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंस वर्ड जो है वो हाईलाइट किया गया है, जिसको कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, है ना। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या है इसके पीछे? इट हैज इट्स ओन डीएनए, इट हैज इट्स ओन डीएनए। ओके, और इतना ही नहीं तो उनके पास राइबोसोम्स होते हैं। अब जिस बंदे के पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम्स है, तो वो खुद के प्रोटीन तो बना ही सकता है ना। मतलब ये पूरी तरीके से बोल सकते हो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, समवेयर इट इज इंडिपेंडेंट ऑल्सो, क्योंकि वो खुद का रिक्वायर्ड प्रोटीन बना सकता है, बिकॉज इट हैज द डीएनए एंड द राइबोसोमल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन मेंशन की है, वैल्यू मेंशन की है, दैट इज द डायमीटर। 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर इसका जो होता है वो डायमीटर होता है, और लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 1 to 4 माइक्रोमीटर आपको देखने मिलेगा इसका लेंथ। फाइन। अभी जो यहाँ पे डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उस डीएनए के ऊपर आपको सी एन जी जो है नाइट्रोजनस बेस पेयर आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। ओके, सी एन जी नाइट्रोजनस बेस पेयर आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। अब इससे आप लोगों को क्या समझना है? इसे ये समझना है कि सी और जी के न्यूक्लियोटाइड जब आपस में पेयरिंग दिखाते हैं तो आपको पता है इट रिक्वायर्स द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इट्स रिक्वायर। अगर मानो इस बंदे को अगर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी डालनी पड़ती है 92 डिग्री की। ओके, 92 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए मुझे एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए अप्रोक्सीमेटली। समझ में आ रही है बात?
तो अगर मुझे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने हैं दैट मीन्स ज़्यादा एनर्जी मुझे डालनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो मतलब इसको अगर ऐसे डीएनए जो होते हैं जिनके पास सी एंड जी न्यूक्लियोटाइड्स या फिर बेस पेयरिंग ज़्यादा देखने मिलते हैं, ऐसे डीएनए को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा डालनी होती है। तो ये याद रखो, इट रिक्वायर हाई एनर्जी फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद द टॉपिक कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है, जैसे कि हम लोग साइटोप्लाज्म वर्ड यूज करते हैं सेल के लिए, तो वैसे हम लोग मैट्रिक्स वर्ड यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म के लिए, ठीक है? इनमें एंजाइम्स तो होते ही है, इसके अलावा देयर इज अ डाइवेलेंट आयंस आर प्रेजेंट, जैसे कि मैग्नीशियम आयन, मैंगनीज आयन, ओके, फेरस आयन। इसके अलावा सी राइबोफ्लाविन नाम का एक येलो कलर सब्सटेंस इसके पास प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इस मैट्रिक्स को है ना लिटिल बिट येलो कलर भी मिलता है, ठीक है? अभी ये सारी बातें हो गई, तो लेट्स मूव अहेड। सी इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, बाहर से 2 लेयर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है? और इतना ही नहीं, तो आप लोग अंदर भी ब्लू कलर की एक लेयर देख रहे हो, लेकिन ये जो इनर फोल्डिंग्स है ना, ये इरेगुलर है। समझ में आ रही है बात कैसे है? देखो, वेवी पैटर्न है ना, ये पैटर्न क्यों है? सो दैट इंक्रीज करे मोर सरफेस एरिया। इतना ही नहीं, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसे जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर अंदर देख रहे हो, इनको हम लोग क्रिस्टीए कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टीए, बेटा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड कप जैसे दिखने वाले मैंने ब्लू कलर के कुछ ही बनाए हैं, जिसको हम लोग ऑक्सीजोम्स कहते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक प्रेजेंट हो सकते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, एंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एटीपी प्रोडक्शन। ओके, बिना ऑक्सीजोम के माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नहीं बना सकता, इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को नाम मिला है पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, और ये जो बीच में हरी कलर के डॉट्स जो दिख रहे हो, ग्रीन कलर के जो डॉट्स दिख रहे हो, इनको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं, जो कि 70s टाइप का है। अभी गौर करने वाली ये बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे सर ने लिखा है राइबोसोम जो है वो 70s टाइप के हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है। ऐसे माना गया है, ये जो अल्टमैन नाम का जो बंदा है ना, इसने बताया था कि राइबोसोम जो यहाँ पे है 70s टाइप का, ये प्रोकैरियोट्स इन ओरिजिन था, ठीक है? इसलिए उसको 70s बोला गया है। साथ में जो सर्कुलर डीएनए है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि ऑलरेडी बातें क्लियर हो चुकी है। एंड दिस इज व्हाट, सो दिस इज द पिंक कलर लेयर इज कॉल्ड एज अ आउटर मेम्ब्रेन व्हिच हैज वेरी लेस प्रोटीन। ओके, व्हिच हैज वेरी लेस प्रोटीन। अगर क्रिस्टी जो इनर प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन है, उसको हम लोग बोलेंगे, सी दिस इनर मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलेंगे having more number of the protein and selectively permeable membrane. Okay, not that cristae part, sorry, that is a blue color innermost membrane है वो, ये पिंक कलर की देखो यहाँ पे। ओके, सो इनर प्रोटीन मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये भी गौर करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड द माइटोकॉन्ड्रिया वेरी क्लियरली। ओके, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजोम। तो हम लोग ने क्या किया है, एक ये हाँ हाँ बाहर का पिंक कलर वाला मेम्ब्रेन जो मैंने बनाया था, है ना, वही है, और ये अंदर जो इनर फोल्डिंग्स बने थे, ये वो स्ट्रक्चर है, ठीक है? सो नाउ लेट्स मूव अहेड विद दिस टॉपिक। ये देखो, यहाँ पे इनर फोल्डिंग्स में क्या प्रेजेंट होता है, तो आप लोग देखो, ये जो ये भी डबल लेयर मेम्ब्रेन है ना, तो इसके बीच में मैंने वेवी लाइन बनाई है। ये जो वेवी लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहाँ प्रेजेंट है? तो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। सर ये क्या करेगा? इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इन द चैप्टर कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन इन द प्लांट। ओके, तभी इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑक्सीजोम स्ट्रक्चर। ये आप लोग यहाँ पे ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तो इसको अभी मैंने बाहर निकाला है। कैन यू सी ओवर हियर? तो ये राउंड हेड जो होता है, इसको, इसके पास एक खास बात होती है जिसको कहते हैं एटीपेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। एटीपेस एंजाइम क्यों चाहिए? ताकि वो एटीपी बना सके। ओके, क्या बना सके? एटीपी बना सके। हेड को दूसरा नाम है F1 पार्टिकल से भी इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पे बीच में आप लोग ग्रीन कलर का स्टॉक देख पा रहे हो, ओके, जिसको दूसरा टर्म है F5F6 मॉलिक्यूल लेबल किया है, ठीक है? और उसका एक पिंक कलर का बेस है, जो कि एम्बेडेड रहता है इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। एम्बेडेड यानी कि इसके अंदर घुसा हुआ है, देखो ये पिंक कलर का बेस। ओके, डायग्राम में देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ओके, तो बेस जो है उसको F0 पार्टिकल कहते हैं। फंक्शन क्या है? एटीपी बनाना। कैसे?
देखो ये तो बाहर का एरिया जो है ये मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर के मैंने डॉट्स मार के रखे ना, दिस इज द कंप्लीट मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स जो है इनिशियल लेवल पे उसके बाहर उसके उसके अंदर है ना बहुत सारे प्रोटॉन मॉलिक्यूल होते हैं पेयर में, ओके। पेयर ऑफ प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट फ्रीली इन द मैट्रिक्स, और वो पेयर ऑफ प्रोटॉन मॉलिक्यूल विल ऑलवेज एंटर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू द, यहाँ पे ये जो बीच में गैप दिख रही है ना, यहाँ पे मूव ऑन करेगा। कैसे करेगा? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, अंदर डिफ्यूज करेंगे, ठीक है। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ प्रोटॉन आएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि बाहर जो मैट्रिक्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है प्रोटॉन का वो रिड्यूस हो जाएगा, और अंदर की तरफ प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। नाउ ये जो प्रोटॉन्स है अंदर आ तो गए हैं लेकिन बाहर डायरेक्टली जा नहीं सकते, जैसे वो आए थे वैसे वो बाहर नहीं जा सकते, ओके। कीप दिस इन माइंड वेरी क्लियरली। आगे जाके मैं मतलब ये जो रेस्पिरेशन का चैप्टर है उसमें ये सारी बातें फिर से पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस का चैप्टर ये सारी बातें फिर से आएगी। लेकिन फिर भी ध्यान रखो, एक बार कॉन्सेंट्रेशन बाहर रिड्यूस हो गया और अंदर बढ़ने लगा ना, अब अंदर के मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकते, उनको बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन चैनल के थ्रू ही वो जा सकते हैं। और वो चैनल क्या है? तो ये ऑक्सीजोम के थ्रू ही बाहर जाते हैं, ओके। जब एक पेयर ऑफ प्रोटॉन्स, व्हेन वन पेयर ऑफ प्रोटॉन्स मूव आउट फ्रॉम द ऑक्सीजोम दैट इज इन द मैट्रिक्स, इट प्रोड्यूसेस वन एटीपी मॉलिक्यूल। मतलब सोचो कितने सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, है ना। और कितने सारे पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स अंदर आते रहेंगे उनके थ्रू, और ऑक्सीजोम के थ्रू बाहर जाते रहेंगे इन द मैट्रिक्स, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करके जो है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी एटीपी बनाएगा, इसलिए इसको नाम मिला है पावर हाउस ऑफ द सेल, okay। So one pair of protons is out, one ATP is produced through oxysome, okay। So let's move ahead with the next topic, दैट इज अ फंक्शन, ओके। सो फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, देखो फंक्शन तो कितना छोटा लगता है ना देखने में, एज कंपेयर टू द मेनी थिंग्स आर देयर टू एक्सप्लेन ओवर हियर। एटीपी प्रोडक्शन, थर्मियोजेनेसिस यानी क्या? बॉडी टेम्परेचर बनाए रखना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वाइटोलोजेनेसिस यानी यॉक फॉर्मेशन, ओके। वाइटोलोजेनेसिस आपने गोल्गी बॉडीज में भी देखा है, वो भी यॉक फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक गोल्गी बॉडी जो है वो आपको मदद करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन, और दूसरा रेप्लिकेशन इसलिए क्योंकि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है, ओके। नेक्स्ट निम्बेनकर नाम एक आपको इंपॉर्टेंट है जहां से नीट के क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो ये नॉर्मली जो ह्यूमन स्पर्म्स होते हैं ना, ह्यूमन स्पर्म्स के पास कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे कि हेड रीजन हो गया, नेक रीजन हो गया, फिर रहता है मिडिल रीजन एंड देन टेल रीजन। टोटल 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि मानो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊं, दिस इज अ हेड रीजन, ओके। यहाँ पे छोटा सा नेक रीजन, नेक रीजन के नीचे यहाँ पे बड़ा सा रीजन रहेगा जिसको मिडिल रीजन कहते हैं, और यहाँ पे रहेगी उसकी टेल, ओके। तो ये मिडिल रीजन जो है ना, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ऐसे स्पाइरली अरेंज। कैसे रहेगा? स्पाइरली अरेंज। मैं यहाँ पे बाहर दिखाता हूँ, देखो ऐसे स्पाइरली अरेंज रहेगा। तो ये स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो होता है निम्बेनकन। क्या नाम यूज करते हैं? निम्बेनकन। हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 का चैप्टर चलेगा, उस चैप्टर में हम लोग इसके स्पर्म्स के बारे में फिर से डील करेंगे, तभी आप लोगों को ये वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नया टॉपिक विच इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिड, ओके। तो अभी हम लोग प्लास्टिड में एंटर कर रहे हैं, जो कि आज का लेक्चर का लास्ट पार्ट रहेगा। As you can see over here, plastid, it is discovered by the Haeckel, name of the scientist, okay, and present in the plant cells and protista like यूग्लिना जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर देखने मिलेगा। व्हाट इज यूग्लिना? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। ये ऑलरेडी बातें हम लोग एनिमल किंगडम में भी पढ़ चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन विद द प्लास्टिड, दैट इज अ ल्यूकोप्लास्ट। अभी इसमें हम लोग दो चीजों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा आप लोगों को, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट एंड द क्रोमोप्लास्ट, ओके। दोनों को साइमल्टेनियसली भी देखते रहेंगे। देखो ये जो है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होते हैं। वही अगर क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करूं, सो इट इज अ कलर्ड स्ट्रक्चर, ओके। ये जो है आपको उस एरिया में देखने मिलेंगे जो कि अंडरग्राउंड होते हैं, लाइट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते, जैसे कि ट्यूबर्स, रूट्स, राइजोम्स, है ना। दिस आर ऑल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स। वेर एज क्रोमोप्लास्ट जो है आपको उस एरिया में देखने मिलेगा जो कि शूट्स के ऊपर होते हैं, शूट्स आर लाइक एक्सपोज टू द लाइट, लाइक जैसे कि लीफ हो गए, पेटल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनमें आपको ये सारे कलर्स दिखेंगे, है कि नहीं बात। उसके बाद देखो एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ द फूड, वेर एज हियर इट परफॉर्म्स द फोटोसिंथेसिस एंड अट्रैक्शन, वेर एज हियर ग्राना ही एब्सेंट होता है तो क्लोरोफिल उसमें होता है ग्राना के अंदर, और ग्राना ही नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? क्योंकि ग्राना इज नथिंग बट थाइलाकोइड्स, थाइलाकोइड्स हैज द पिगमेंट कॉल्ड एज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल, और उसके बिना काम नहीं होगा फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो ये लोग फोटोसिंथेसिस करने में मदद नहीं करते, ट्यूबर्स, रूट, राइजोम्स, ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक है, ध्यान में रखना है। और जो भी चीजें ऊपर होती है ग्रीन होंगी वो लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उसी के
उसके बिना हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा ना। सो पॉलिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से प्रोसेस, जिनके सिवाय मेल गैमेट जो है वो फ्लावर के पास ट्रांसफर करना नहीं हो पाएगा। हाँ ऐसे होता है कि ऐसा नहीं है कि पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं रहेंगे तो ट्रांसफर नहीं होता है। देयर आर मेनी अदर सोर्स आल्सो जो कि हम लोग क्लास 12 में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हियर टाइप्स ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बता रहा हूँ, बोनस एरिया है। ओके, एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट इन द पोटैटो, ट्यूबर, व्हीट, राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च यू कैन से इट इज स्टोर्ड ओवर हियर। ओके, एल्यूरोन के बारे में बात करें तो इट इज अ प्रोटोप्लास्ट, सॉरी नॉट प्रोटियोप्लास्ट, इट इज अ प्रोटियोप्लास्ट, इसको वर्ड यूज करते हैं। प्रोटियो वर्ड हम लोग प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि पल्सेस में, मेज में ले लो एग्जांपल यार, बहुत इजी है। ओके, एलिरोन उसमें प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तीसरे टाइप के बारे में, जिसको कहते हैं एलियोप्लास्ट, जो कि फैट स्टोरेज होते हैं, राइट। फैट्स एंड ऑयल्स बोल सकते हो इन द सीड्स ऑफ कैस्टर, ग्राउंडनट, उनमें आप लोग ऑयल डिपोजिशंस देख पाते हो। ओके, क्रोमोप्लास्ट के भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। अगेन द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एरिया यू कैन से, पहला आ रहा है स्क्रीन पे, अभी देखो क्लोरोप्लास्ट आ ही जाएगा, क्योंकि लीफ एंड ग्रीन ये सारी बातें जो होती है, ग्रीन स्टेम में आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है। फियोप्लास्ट जो नाम है हम लोग प्लांट किंगडम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द टॉपिक कॉल्ड एज द ब्राउन एल्गे। ठीक है, विच आर नॉर्मली शोइंग ब्राउन इन कलर। तो ब्राउन कलर दिखाने वाले पिगमेंट का नाम क्या है? ज़ैंथोफिल्स एंड द फ्यूकोज़ैंथोफिल्स। ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज द, मतलब नेक्स्ट टाइप बोल सकते हो रोडोप्लास्ट, जो कि फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट होता है, जो कि दिमाग में आ गया होगा, रेड इन कलर, जो कि आपको रेड एल्गे में पढ़ने मिला था। ठीक है, नेक्स्ट लाइकोपिन, जो कि ऑरेंज रेड कलर में होते हैं। टोमेटो देख लो यार, आप लोग मार्केट से टोमेटो तो लाते होंगे, टोमेटो खाते होंगे, टोमेटो सूप पीते होंगे, तो उसका तो कलर तो देखा ही होगा, नॉर्मली ऑरेंज रेड कलर में आप लोगों को देखने मिलते हैं। ओके, कैप्सिकम की बात करें तो वो रेड कलर में होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, येलो कलर इज ऑल्सो अवेलेबल, लेकिन कैप्सिकम का रेड कलर जो देखा है ना, उसी टाइप का। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है वर्ड कैप्जेंथिन, ओके, नॉट कैप्सिकम, कैप्जेंथिन। तो यहाँ पे ध्यान दो, रेड इन कलर, ओके, रेड पेपर जो होता है वैसे। कैरोटीन के बारे में बात करें, ऑरेंज रेड इन कलर कैरोट में आप लोगों को देखने मिलेगा, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं। एक बात जरूर ध्यान में रखना, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं एंड द क्रोमोप्लास्ट होते हैं, वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ हरे से लाल हो सकता है, लाल से हरा हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट अभी हमको डिटेल में पढ़ना है। ओके, सो सी अगेन क्लोरोप्लास्ट में भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसा मैट्रिक्स आपको देखने मिलेगा। ओके, सो व्हाट डज दिस मैट्रिक्स कॉल्ड एज? तो मैट्रिक्स को यहाँ पे स्ट्रोमा कहते हैं, और याद रखना लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थैलाकॉइड, वेयरएज डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। सी इसके अलावा स्ट्रोमा में क्या क्या चीजें हो सकती है? स्ट्रोमा के पास एंजाइम्स होते हैं, जो कि लाइट लाइट बोलते हैं ना, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस जो होता है, लाइक फोटोसिंथेसिस जो होता है, उसके लिए मदद करने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, जैसे कि रूबिस को एक बेस्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। ओके, बेस्ट एग्जांपल है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा प्रोटीन या फिर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला एंजाइम है रूबिस्को। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर बाइवेलेंट आयंस आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि देखो मैग्नीशियम 2+, Fe2+, Mn2+। ये करते क्या है? दिस इज हम लोग बायोमोलिक्यूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले एक्टिवेटर्स है ये। ठीक है, उसके अलावा इट इज ऑल्सो अ सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि खुद के पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम्स है, तो सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है, ये ऑलरेडी बात बता चुका था, लाइट रिएक्शन जो होता है टेक्स प्लेस इन द थैलाकॉइड्स ड्यू टू द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट। अभी नोट करने वाली बात क्या है, तो देखो एक पर सेल में देखने मिलेगा, जैसे कि क्लेमाडोमोनास जो हम लोग प्लांट किंगडम में ग्रीन एल्गे में पढ़ चुके हैं, और 20 to 40 आपको पर सेल में देखने मिलेगा इन केस ऑफ द मेसोफिल सेल्स, जो कि आपको लीफ में देखने मिलते हैं। ठीक है, फंक्शन फोटोसिंथेसिस एंड द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, बात खत्म। ओके, तो ये रहा आपके एनसीईआरटी का एक डायग्राम, जो कि आपके स्क्रीन पे है। ओके, तो जैसे ये देखो, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे लेबल किया हुआ है। ठीक है, ये जो यहाँ पे देख रहे हो, ये एक के ऊपर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, ये थैलाकॉइड्स है, लेकिन एक पूरे बंडल को हम लोग वर्ड यूज करते हैं ग्रैनम। ओके, तो ये रहा ग्राना, एक सिंगल इंडिविजुअल को हम लोग कहते हैं ग्राना। एंड व्हाट इज ग्राना? इज मेड अप ऑफ, ग्राना मेड अप ऑफ थैलाकॉइड। ओके, एक जो ऐसा लाइन जो मैं अगर इसको हाईलाइट करूं तो दिस इज ग्राना। ओके,
इसके अलावा जो राउंड 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 स्ट्रक्चर है उनको हम लोग कहते हैं राइबोसोम, जो कि 70s टाइप है। इसके मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। साथ में आप लोगों को स्टार्च ग्रैन्यूल्स देखने मिलेंगे एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स भी आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट में देखने मिलेंगे। Now it has its own circular DNA also present in it. So this is how the chloroplast look like. अभी इसको खाली मॉर्फोलॉजिकली देख लो, ये कैसे दिखता है इसका स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर हम लोग जब फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग ऐड करेंगे विद डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो, ठीक है। वहां पे आप लोगों को थैलाकॉइड भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाने वाला है। सो अभी के लिए ये सारी चीजें माइंड में फिट कर लेना आराम से, ठीक है। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस you can say lecture, your job is that to you go and study your NCERT textbook very clearly, thoroughly with line to line. Okay, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से with the same chapter.